नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो से हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट की थी सेकंड ग्रेड मैथ के लिए और मैंने कहा था कि अब कंटिन्यू लेक्चर्स आएंगे। तो अब लगातार कंटिन्यू लेक्चर आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कल हमने ग्रुप थ्योरी में ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि ग्रुप क्या होता है। थोड़ा सा उसको हम पहले 1 मिनट के अंदर उसे रिपीट करते हैं ताकि आप वो चीज़ें याद रखें और साथ साथ में दोस्तों अपने नोटबुक के अंदर लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें। क्योंकि जो अगर आप कोई बुक पढ़ेंगे यानी कोई गाइड वगैरह ला रहे हैं तो उसमें इतना मैटर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मैं ये बुक जो है मेरे पास ये आपके बीएससी के अंदर लगती है, उस बुक से आपको मैटर करवा रहा हूँ और साथ में मैं खुद भी नोट्स बना रहा हूँ ताकि जब भी ये टॉपिक कंप्लीट हो तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि ग्रुप क्या होता है और उसके लिए सबसे पहले हमने 2-3 परिभाषाएं भी पढ़ी थी कि सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है। तो वो चीजें थी, वो 4 कंडीशन मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था कि सबसे पहले क्लोज्ड होना चाहिए यानी संवृत। थोड़ा सा इसे एक बार हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे। नंबर 2 पर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव यानी सहचारी या साहचर्यता, 1 मिनट का काम था। नंबर 3 क्लोज्ड एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव, तत्समक। नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नंबर 5 आपकी क्रम विनिमेयता लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमेयता, और इसे कहेंगे प्रतिलोम। ये 4 मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कल और इन्हीं से डेफिनेशन बनी थी और मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन इनसे उठ जाता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। क्या था? क्लोज्ड यानी जो आपका ग्रुपोइड। सबसे पहले अगर केवल मात्र क्लोज्ड है तो उसे हम समूहाब कहेंगे। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखनी है, ग्रुपोइड। और अगर एसोसिएटिव लॉ की कोई पालना करता है तो उसे हम सेमी ग्रुप कहेंगे या सामी समूह है हिंदी में बोले तो। और अगर वो एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें और ऐड कर देते हैं हम, आइडेंटिटी एलिमेंट और ऐड हो जाता है तो उसे हमने मोनोइड कहा था। और अगर उसमें ये 3 कंडीशन है और चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी उसमें प्रतिलोम और ऐड हो जाता है तो उसे हमने ग्रुप कहा था। और लास्ट अगर इसमें क्रम विनिमेयता नियम की पालना और हो जाए, किसी भी सेट के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी समूह के अंदर अगर कम्यूटेटिव क्रम विनिमेयता नियम की पालना हो जाए तो उसे हमने अबेलियन ग्रुप कहा था। बस ये चीजें हमने पढ़ी थी। ये है, थोड़ा सा एक बार अच्छे से और देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो आज की जो लेक्चर है इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि ग्रुप के हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करने वाले हैं। क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं कि बताएं कि अगर कोई सामी समूह है तो ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन लागू होगी। तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो वो सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। ग्रुप की 1-2 और डेफिनेशंस हैं, किस प्रकार और डेफिनेशन, निरसन नियम क्या होता है, उत्क्रमण नियम क्या होता है, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं निश्चित रूप से इनसे क्वेश्चन उठते हैं और आगे भी आते रहेंगे। चलिए एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, पहले ही कल हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप। महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको चीजें देखिए। अब यहां पर थ्योरम के रूप में है ये चीजें। हम बीएससी करते हैं तो हमें थ्योरम प्रूफ करनी होती है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल मात्र स्टेटमेंट याद रखना है कि हाँ इसका अर्थ ये होता है। अब ग्रुप की हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। तत्समक क्या होता है? अद्वितीय होता है। किसी भी ग्रुप के लिए केवल मात्र एक ही तत्समक अवयव होगा। तो वो जो थ्योरम है, ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट याद रखना है कि हाँ एक होगा। आपका प्रतिलोम भी एक होगा। निरसन नियम क्या है, तो ये प्रूफ नहीं करना यहां पर, बस हमें ये डायरेक्ट याद रखना है। क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि बताएं कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है,
ट्रू कथन कौन सा है, फॉल्स गलत कथन कौन सा है, असत्य कौन सा है, तो वहां पर ये डायरेक्ट ये नियम देगा। हाँ, नियम क्या लिखेगा कि बताएं कि सत्य कथन पूछा है तो नियम आपको डायरेक्ट ये मिलेगा कि हाँ इसकी अद्वितीयता होती है, नहीं होती है, ऐसे कथन आएंगे। तो डायरेक्ट आपको ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हूबहू चीजें आपको याद रखनी है। और जो आपकी जो गाइड वगैरह है उनमें इतना मैटर नहीं दे रखा, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो आपकी बीएससी के अंदर बुक लगती है उसी में से हम मैटर पूरा कवर करने वाले हैं। उससे बाहर कुछ भी चीजें नहीं जाती हैं और ना ही जाएगी, बस आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। और दोस्तों एक चीज और, हम देखिए बीएससी का मैटर कर रहे हैं तो साथ साथ आप क्या करेंगे, ये बीएससी की क्लासेस तो आपके लिए रेगुलर चल रही हैं, लेकिन जब तक 12th की हम 11th की क्लासेस हम नए स्टार्ट करें उससे पहले आपको अवकलन, समाकलन और त्रिकोणमिति अच्छे से निकाल लेनी है। बाकी हम करेंगे लेकिन आपको पढ़नी है, क्योंकि वो चीजें आपने पढ़ी हैं तो आप आराम से पढ़ पाएंगे। अवकलन, समाकलन और ट्रिग्नोमेट्री ये 3 टॉपिक मेजर पॉइंट हैं और इनमें से 20 से 25 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक्स में से आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो आप अच्छे से जितने भी चाहे अवकलन के अनुप्रयोग हैं जो आपके 12th क्लास में बुक लगती थी फर्स्ट पार्ट के अंदर, और सेकेंड में भी समाकलन के अनुप्रयोग क्षेत्र निकालना, तो वो चीजें आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर तो अब एक एक लेक्चर आएंगे तो ये भी चीजें तैयार होंगी और साथ साथ आपके अवकलन और समाकलन भी तैयार हो जाएंगे, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये चीजें हैं। अब देखिए सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं पहले बता चुका हूं, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी यानी तत्समक अवयव की अद्वितीयता, ये चीजें आपको हूबहू याद रखनी है। वैसे मैं नोट्स में डायरेक्ट ये चीजें लिख रहा हूं, तो आपको मैं जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो साथ साथ में आपके नोट्स भी बुक में से, जो बीएससी की बुक है उसमें से हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक अवयव की अद्वितीयता, ठीक है। क्या होती है देखिए तत्समक अवयव, थोड़ा सा मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूं। देखिए मान लीजिए ये आपको पता चल गया कि तत्समक एलिमेंट क्या होगा, एक ही होगा किसी ग्रुप के लिए। तो मान लीजिए कोई जी ग्रुप है और उसके अंदर ई बिलोंग टू जी, और ई क्या है, तत्समक। अब हम 2 मानकर चलते हैं और दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे। एक तो हमने ई मान लिया और एक ई डैश मान लिया, और ई डैश क्या है, दोनों आइडेंटिकल एलिमेंट हैं, आइडेंटिटी यानी तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है यानी तत्समक अवयव है। अब ई और ई डैश अगर ये फॉलो करता है कंडीशन अवयव की अद्वितीयता, तो ई और ई डैश क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल कैसे करेंगे दोस्तों, आपको पता है इसकी जो प्रॉपर्टी है ई की, तत्समक का अर्थ क्या होता है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ इसका ऑपरेशन लगाएंगे, संक्रिया करेंगे, तो वही एलिमेंट आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए है तो ये दोनों ही ई और ई डैश कहां से बिलोंग करते हैं, है तो दोनों ही जी से, यानी एक दूसरे दोनों जी के एलिमेंट है, तो एलिमेंट अवयव भी है। अगर मैं पहले ई को तत्समक मान लेता हूं, देखिए फर्स्ट कंडीशन में ई क्या है, तत्समक है या आइडेंटिकल है। ई तत्समक है और ई डैश अवयव है तो दोनों तत्समक, लेकिन हम अवयव, ये अवयव भी तो है। देखिए ई और ई डैश दोनों जी से बिलोंग है, तो जी में के जी के अवयव भी तो होंगे। जो तत्समक है वो जी के अंदर बिलोंग तो करेगा तभी तो ग्रुप होगा। तो ई और ई डैश दोनों जी के अंदर है, तो हम अगर जो ऑपरेशन हम पहले लगाते थे ऐसे ए ई बराबर ए आता था, ई ए, ऐसी कंडीशन हमने पिछले वीडियो में लगाई थी। तो क्या मैं ई की ई डैश के साथ ऐसी कंडीशन लगा सकता हूं, तो लगा सकता हूं। तो यहां पर क्या आएगा, देखिए ई और ई डैश लगाएंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, ई डैश अवयव है तो ई डैश प्राप्त हो जाएगा, और ई डैश ई, समीकरण नंबर 1। देखिए ऐसे ही है प्रूफ, 1-2 आपको चीजें सिखा देता हूं। अब मान लेते हैं सेकंड में हम ई डैश आपका तत्समक है, तो ई डैश तत्समक है तो यही ऐसी कंडीशन ई डैश ई, अब ई एलिमेंट है आपका, तो ई एलिमेंट तो आपको ई प्राप्त हो जाएगा, और यहां पर इक्वल किसके होगा, ई और ई डैश, समीकरण नंबर 2। अब दोनों से देखिए समीकरण इक्वेशन 1 व 2 से क्या दोनों इक्वेशन इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन इक्वल है, तो E बराबर ई डैश, यानी दोनों ही ये क्या है, इक्वल है, और दोनों इक्वल है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ये आपका यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी है, सही है कि किसी ग्रुप के लिए तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, चाहे तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं।
या फिर नोट्स वगैरह साथ साथ बना लीजिए, ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए ये हो गई पहली कंडीशन। अब हम बढ़ते हैं देखिए नंबर 2 पर, जो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है, पहली लिख ली। अब देखिए यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम की अद्वितीयता, प्रतिलोम की अद्वितीयता। यानी अब इसने कहा है कि किसी ग्रुप के अंदर जो आपका इनवर्स एलिमेंट है वो भी अद्वितीय होगा। किसी अवयव का मान लीजिए ए आपके पास एलिमेंट है और उसका इनवर्स ए इनवर्स है, तो वो ए इनवर्स एक ही होगा बार बार, यानी जो ज्यादा है वो एलिमेंट नहीं होंगे, 2 एलिमेंट नहीं हो सकते। अभी हम इसको प्रूफ भी करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, यानी यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। अब मान लीजिए आपके पास जी कोई ग्रुप है और इस जी ग्रुप के अंदर ए कोई आपका एलिमेंट है, ए बिलोंग टू जी, ठीक है। अब हम मानते हैं कि इसका इनवर्स क्या होता है, कंडीशन आपको पता है, ए इनवर्स, और उस अवयव के साथ हम ऑपरेट कराएंगे तो आपको आइडेंटिकल एलिमेंट प्राप्त होगा। यानी अगर इसका ए इनवर्स हम बिलोंग टू जी करते हैं, ये इसका इनवर्स है, तो ए इनवर्स हम करेंगे तो ई, यानी उसका तत्समक अवयव, उसका आइडेंटिकल एलिमेंट हमें प्राप्त होगा। अब हम क्या मानते हैं दोस्तों, देखिए मैंने कहा अद्वितीय करनी है तो हम थोड़ा सा असत्य की ओर लेकर चलेंगे इसे। कैसे? हम 2 मानकर चलेंगे और दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे। मान लीजिए पहला एलिमेंट आपने मान लिया ए इनवर्स इक्वल बी और ए इनवर्स इक्वल सी। 2 एलिमेंट आपने मान लिए बी व सी बिलोंग टू जी। अब दोनों का ए के साथ ऑपरेट करें, अगर मैं बी व सी दोनों इक्वल कर दूं तो ये बात सत्य हो जाएगी मेरी कि प्रतिलोम की अद्वितीयता है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स होगा। कैसे? अब देखिए ऑपरेशन लगाना है आपको, बस चीजें क्या है, ये करता क्या है इनवर्स, वही चीज कंडीशन लगानी है तो वही लगाएंगे। तो ए बी, पहले बी के साथ ऑपरेट किया तो क्या प्राप्त होगा, तत्समक अवयव, ये इक्वल होगा बी ए के, इक्वेशन नंबर 1। अब नंबर 2 यानी बी अगर हमने बी इनवर्स माना है तो ठीक है। अब मानते हैं सी इनवर्स, सी प्रतिलोम माना तो ए सी बराबर ई सी ए, समीकरण नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को देखिए, आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, इक्वेशन 1 व 2 दोनों को देखिए, दोनों को आप देखेंगे तो आपको क्या पता चला है, ये ए बी बराबर ई है, ए सी बराबर ई है, तो दोनों को ऐसे इक्वल रख दीजिए। तो यहां से आपको देखिए ये थोड़े से नियम होते हैं इसके कि ऐसे आप डायरेक्ट यहां से नहीं काट सकते इनको, यहां पर आपको ए इनवर्स लगाना पड़ेगा, ए इनवर्स लगाना पड़ेगा, ये ई बनेगा ई बी, ये ई सी बनेगा और यहां से फिर बी बराबर सी आपको प्राप्त होगा। और बी बराबर सी प्राप्त हुआ है तो इससे अर्थ क्या निकला कि ये प्रतिलोम की अद्वितीयता है, और यानी यूनिकनेस ऑफ इनवर्स प्रतिलोम की अद्वितीयता की ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अब मैं आपको डायरेक्ट ये प्रूफ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अब लिखेंगे, वो डायरेक्ट आपको याद करनी है और अच्छे से आपको नोट्स में रखना है। एक बार आप चाहें तो इससे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा है आपका। ठीक है, देखिए लिख लिया होगा। अब नंबर 3 प्रॉपर्टी पर हम बढ़ते हैं। नंबर 3 कौन सी है? नंबर 3 देखिए, अब हम कुछ आपको चीजें याद करवानी है आपको कि उसका अर्थ यही होगा। अगर डबल इनवर्स है तो उसका अर्थ क्या होगा, अगर ए बी के ऊपर ए बी का इनवर्स है तो क्या अर्थ निकलेगा, बस ये चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी है। देखिए, इफ जी इज ए ग्रुप एंड ए बी बिलोंग टू जी, देन, ये आपका स्टेटमेंट है नंबर 1। इसके अंदर ए मान लीजिए, ए क्या होगा कि अगर आप कोई एलिमेंट है, ध्यान से सुनिए, कोई एलिमेंट है ए, इसका इनवर्स लेंगे और इसका भी आप इनवर्स लेंगे, यानी पहले आपने ए का
जो आपका एलिमेंट है उसका इन्वर्स लिया है, अगर आप उसका भी दोबारा इन्वर्स लेंगे तो आपको वही एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। ये डायरेक्ट प्रूफ भी हो सकता है, कुछ नहीं है। ए इनवर्स को आप देखिए, इसके अंदर ए मान लीजिए ए इनवर्स, तो वापिस ए आ गया, तो ये तो डायरेक्ट प्रूफ ही है, इसमें कोई चिंता बात नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट मैंने कहा अभी डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछेंगे कि हाँ बताइए सत्य कथन के लिए, आपको ये दे देगा कि अगर कोई जी ग्रुप के लिए अगर कोई ग्रुप है तो उसके लिए सत्य कथन होगा, तो सत्य कथन होगा तो डायरेक्ट आपको ये चीजें मिलेंगी, मिलती आई है और आगे भी मिलती रहेंगी, बस केवल मात्र आपको ये चीजें याद रखनी है। तो ये होगी नंबर ए। नंबर बी कंडीशन देखिए, अगर ए और बी का आप मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी यानी ऑपरेटर लगाते हैं और उसका इनवर्स जो रिजल्ट आया है उसका इनवर्स लेते हैं, ए बी इनवर्स, तो ये किसके बराबर प्राप्त होगा? वैसे आपने पढ़ा है, चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। अगर आप ए बी का इनवर्स लेते हैं तो ये किसके प्राप्त होगा? बी इनवर्स और ए इनवर्स के मल्टीप्लाई के। ये कह रहा हूं, ये एक दो छोटी छोटी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, काम आएगी आगे, जैसे जैसे हम आगे इस टॉपिक्स के अंदर और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीजें आपको वैसे एक बार थोड़ी बहुत हार्ड लग सकती है, लेकिन हार्ड नहीं है, आपने बेसिक पढ़ी है तो आपको ये चीजें याद है, कॉमन सेंस वाली बातें हैं ये, तो बाद में आपको चीजें नहीं लगेंगी, क्योंकि ये धीरे धीरे आप याद हो जाएंगी ये चीजें, या फिर आप चाहें तो इनको मैं प्रूफ भी करा सकता हूं, प्रूफ से कोई बेनिफिट तो है नहीं, बाकी हमारा ये टाइम ही ज्यादा वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट आप ये चीजें याद रखें, ए बी का अगर इनवर्स निकालेंगे तो आप बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। ध्यान रहे कभी भी ए आगे नहीं होगा, ऐसे नहीं है कि ये इस ऐसे इक्वल है, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज गलत है, ये ऐसे ही आपको याद रखना है, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, ठीक है। ये है आपकी नंबर 3 प्रॉपर्टी। अब बढ़ते हैं चौथी प्रॉपर्टी की ओर, जो आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक बार आप चाहें तो लिख सकते हैं। आगे हम निरसन लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपका निरसन नियम क्या होता है, एक बार आप चाहें तो लिख लीजिए, फिर हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं निरसन नियम के बारे में। ठीक है, चलिए लिख लिया। अब है आपका आगे एक इंपॉर्टेंट नियम है, वैसे चीजें आसान है सभी। निरसन नियम, निरसन नियम, ठीक है। क्या होता है निरसन नियम? मान लीजिए कोई जी ग्रुप है, वही चीजें जो हमने मानी है, इफ जी इज ए ग्रुप एंड ए बी सी बिलोंग टू जी, देन कुछ नहीं है, नंबर 1 पर कंडीशन है ए बी बराबर, अगर आपके पास ए सी है, ए बी बराबर आपके पास ए सी है, तो इसका रिजल्ट आएगा बी बराबर सी। अगर किसी ग्रुप के लिए ए बी बराबर ए सी है तो बी बराबर सी होगा, इसे हम लेफ्ट निरसन ला या निरसन नियम कहेंगे। और नंबर 2 पर अगर ये ऐसा है बी ए बराबर सी ए, तो भी बी बराबर सी होगा, और इसे हम कहेंगे राइट निरसन नियम। बस निरसन नियम इतना है, ए बी बराबर ए सी है तो बी बराबर सी होगा, बी ए बराबर सी है तो बी बराबर सी होगा। तो एक में लेफ्ट निरसन नियम हो जाएगा और एक में राइट निरसन नियम हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, एक दो प्रॉपर्टीज और है इंपॉर्टेंट। अब एक दो डेफिनेशन आएगी, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक दो प्रॉपर्टी है तो तुरंत प्रभाव से हम इन्हें करते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए एक डेफिनेशन है छोटी सी ग्रुप की, वो छोटी सी आपको याद रख लेनी है। अब मैंने कहा था आपको कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन देगा कि हाँ साम्य समूह दे दिया आपको, अब साम्य समूह आपको दिया है, सेमी ग्रुप आपको दिया है, तो आपको पता है कि वो एसोसिएटिव लॉ की पालना करता है।
अगर उसे ग्रुप बनाना है तो उसके अंदर आपके पास आइडेंटिकल एलिमेंट होना चाहिए, यानी तत्समक अवयव होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास यूनिकनेस ऑफ इनवर्स यानी जो आपका प्रतिलोम है वो भी अस्तित्व में होना चाहिए। तो यही है साम्य समूह से आपको अगर ग्रुप में पहुंचना है, ये चीजें हम बार बार पढ़ चुके हैं। अब देखिए एक स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है, डेफिनेशन है अल्टरनेटिंग डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप। छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन काम की चीज है दोस्तों। देखिए क्या है कि यदि, हिंदी में भी लिख देता हूं, यदि कोई, मान लीजिए कोई साम्य समूह है या इसे सेमी ग्रुप हम कह सकते हैं। सेमी ग्रुप कहलाएगा, कब कहलाएगा? यदि ए बी बिलोंग्स टू जी हो तथा समीकरण ए एक्स बराबर बी व वाई ए बराबर बी समीकरण के हल अद्वितीय हों तो ये सेमी ग्रुप है। ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख लेना है। तो सेमी ग्रुप क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। कुछ नहीं है, देखिए स्टेटमेंट है डायरेक्ट, ए एक्स बराबर, ये दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, अगर इनके हल अद्वितीय हैं तो इसका क्या हुआ दोस्तों? सेमी ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ की पालना करेगा। और ए एक्स बराबर बी यानी ए एक्स बराबर बी है और एक वाई ए बराबर बी है, तो यानी यहां से इसका तत्समक अवयव भी मौजूद होगा क्योंकि हल अद्वितीय हैं तो तत्समक अवयव है, और साथ ही साथ प्रतिलोम भी मौजूद होगा यानी इनवर्स भी, आइडेंटिकल एलिमेंट है, तभी तो इसके हल अद्वितीय होंगे, तभी तो हल इसके यूनिक होंगे। जब इसके आइडेंटिकल एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट मौजूद होंगे तभी तो इसके हल यूनिक होंगे। तो यही स्टेटमेंट है, कोई साम्य समूह है ग्रुप कहलाएगा यदि ये दो आपको लाइन दे रखी हैं इनके हल अद्वितीय हैं। बस आपको डायरेक्ट ये याद रख लेना है। ये तो हो गया प्रॉपर्टीज। अब एक दो छोटी छोटी चीजें और हैं आपके बुक के अंदर दे रखी हैं, वो भी हम थोड़ा सा देखिए। वो चीजें वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं लेकिन एक दो छोटी चीजें और हैं। देखिए वैसे हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। वैसे देखिए ये नोट्सों में हमने डिस्कस कर चुके हैं। बाकी देखिए चीजें आपको बता देता हूं, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं बस यही चीजें हैं। देखिए ये अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई साम्य समूह है, अब मान लीजिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि कोई परिमित साम्य समूह है, परिमित साम्य समूह है, ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा यदि ए बी बराबर ए सी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ए बी बराबर ए सी तो बी बराबर सी, निरसन नियम हमने पढ़ा था, और ऐसा ही बी ए बराबर सी ए तो बी बराबर सी। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये निरसन नियम का उल्टा है, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो ग्रुप कहलाएगा। निरसन नियम में क्या था कि अगर कोई आपके पास ग्रुप है, कोई ग्रुप है तो वो ऐसे प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। अगर इसमें कहा है कि साम्य समूह है तो वो ग्रुप कहलाएगा। बस यही इसमें छोटा सा स्टेटमेंट है। अब एक डेफिनेशन और है इसकी, वो भी आप देख लीजिए, फिर आपकी कुछ भी चीजें इसके अंदर शेष नहीं रहेगी, सारा मैटर आपका कवर हो रहा है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा होगा। लगातार हम जो बुक में है, जो चीजें बुक के अंदर दे रखी हैं, वे चीजें हम पूरी कर रहे हैं। अब देखिए एक चीज और है, डेफिनेशन सरल सी है, कुछ नहीं है। डेफिनेशंस ऑफ ए ग्रुप बेस्ड ऑन एक्सियोम्स, यानी जो अभिग्रहित आपको दे रखे थे उस पर आपको, देखिए डायरेक्ट हम लिखते हैं, कुछ नहीं है।
कि डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप बेस्ड ऑन एग्जाम, जो अभिगृहित आपको दिए हैं उन पर ग्रुप की परिभाषा क्या होगी। तो ए फाइनाइट ग्रुप, अब आपको पता है कि कोई ग्रुप होगा तो उसके लिए सबसे पहले आपके लिए क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए, उसका आइडेंटिकल एलिमेंट होगा। तो यानी कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसके लिए ई ए बराबर ए और बराबर ए ई, तो ये तो सबसे पहली कंडीशन हो गई उसके लिए कि उसका आइडेंटिकल एलिमेंट मौजूद होना चाहिए और साथ ही साथ उसका इनवर्स एलिमेंट भी मौजूद होना चाहिए। तो यही डेफिनेशन है जो हमने चीजें पढ़ी हैं। अगर आपके पास में बुक है तो आप थोड़ा सा बुक के अंदर भी एक दो चीजें, छोटी छोटी चीजें और देख सकते हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट अच्छी से क्लियर हो जाए। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है, इनसे बाहर अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर कुछ चीजें नहीं आएंगी, सारी की सारी इन्हीं से चीजें पूछी जाएंगी। क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे उस पर भी हम चर्चाएं करने वाले हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है, अब जो नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर हम ग्रुप के अवयव की कोटि के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से संभावनाएं बनती हैं कि क्वेश्चन पूछे जाएं। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिए, सपोर्ट दिखाएं। जो हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू आपके लिए अब लेक्चर आएंगे एग्जाम तक, तो इसमें थोड़ा सा आपको सहयोग करना चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।